नमस्कार, वाइब्स ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं नंदिनी। आज हम चर्चा करने वाले हैं हरियाणा चुनाव की। हरियाणा का चुनाव कई नजरियों से बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें से एक वजह ये है कि ये पहला राज्य है जहां विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं पिछले लोकसभा चुनाव के बाद में। और आज हमारे साथ इस बारे में चर्चा करने के लिए जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार आदेश रावल जी। आदेश जी, आपका स्वागत है वाइब्स ऑफ इंडिया में। थैंक यू नंदिनी। आदेश जी थैंक लोकमत ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और जब हम हरियाणा की बात करते हैं तो उसका एक गुजरात कनेक्शन भी है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दीपक बाबरिया जी एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज फॉर हरियाणा है और विधायक जिग्नेश मेवानी वो स्क्रीनिंग समिति के सदस्य हैं। और जो हरियाणा को ज्यादा नहीं जानते उसको बताते कि हरियाणा में 90 सीटें हैं और इस बार का एक वर्ग का मानना है कि कांग्रेस यहाँ वापसी कर सकती है और पिछले 2 टर्म से बीजेपी सत्तारूढ़ है हरियाणा में। आदेश जी, आपसे पहला सवाल ये है कि विनेश फोगट या कांग्रेस में आगमन से कांग्रेस को कितना फायदा होगा? नहीं, देखिए विनेश फोगाट को लेके हरियाणा में एक सेंटीमेंट है कि ओलंपिक में जो उनके साथ हुआ, उसमें कोई जी। ना कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी उसमें लगती है। ऐसा वहाँ की जनता सोचती है। और दूसरा कांग्रेस पार्टी और उसके नेता खासतौर पर दीपेंद्र हुड्डा इस बात को बार-बार हाँ। उठाते रहे और जब विनेश फोगाट आई तो उनको रिसीव करने भी गए। दूसरे नेता है रणदीप सिंह सुरजेवाला, उन्होंने भी इस बात को उठाया। भूपेंद्र हुड्डा ने उस बात को उठाया। हरियाणा के तमाम नेता इस इश्यू को उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया और आखिर में एक सेंटीमेंट जुड़ा हुआ है विनेश को लेके और इसीलिए विनेश को कांग्रेस पार्टी की टिकट दी गई है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो सीट विनेश को दी गई है, वो काफ़ी टफ सीट है। ओके। पिछले पिछले मुझे लगता है पिछले काफ़ी समय से कांग्रेस पार्टी ने वो सीट नहीं जीती है, तो वो एक बड़ी चुनौती होगा। लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि विनेश फोगाट को टिकट दिया गया है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी और एक पब्लिक सेंटीमेंट उनके साथ जुड़ा हुआ है और उनको इस बात का फ़ायदा मिलेगा। जी, और दूसरी दिक्कत शायद बीजेपी के लिए ये हो सकती है कि जब उनका ओलंपिक्स में डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह का जो मसला उठा था, तब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से लेके सब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पे जाकर ये बोला था कि विनीश जी आप तो हमारे हीरो है और रहेंगे। तो जब वो मैदान में उतरे हैं तो उनके सामने बोलना थोड़ा-सा मुश्किल रहेगा, कठिन रहेगा। क्या मानना है आपका? नहीं, देखिए देखिए विनेश ने जब परसों अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की है, वो यही बात बोल रही हैं अपने प्रचार में, अपने कैंपेन में कि अगर सरकार चाहती तो कुछ भी कर सकती थी। यानी वो ये कह रही हैं कि मेरे साथ सरकार ने जानबूझ के कोई एफर्ट नहीं किया, जानबूझ के वो नहीं चाहते थे कि भैया देश में मेडल आए, विनेश फोगाट का मेडल आए। वही जो मैंने कहा ना कि एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हरियाणा के लोगों में है और वो सिर्फ जाट कम्युनिटी में नहीं है, वो सभी कम्युनिटीज़ के अंदर है कि ओके। विनेश फोगाट को शायद जानबूझकर उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया। सरकार ने ओके। कोई पहल नहीं की, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने कोई पहल नहीं करी, तो ये ना मल्टीपल फैक्टर्स हैं और विनेश फोगाट भी इस बात को समझती हैं, इसलिए वो बार-बार अपने कैंपेन में इस बात का ज़िक्र कर रही हैं कि सरकार चाहती तो कुछ भी कर सकती थी। तो जी। उन्होंने एफर्ट नहीं किया, इसलिए मेरा मेडल नहीं आया। ओके। जी। और आतिश जी, पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। 10 में से 5 सीटें आई तो उस कांग्रेस का जोश बढ़ा हुआ है। क्या लगता है आपको कि इस बार भी परफॉर्मेंस रिपीट कर पाएगी कांग्रेस? देखिए 10 में से 5 सीट कांग्रेस को मिली हैं, पिछली बार जी। 10 की 10 सीटें बीजेपी को मिली थी और उससे जी। 2014 में 10 में से 9 सीटें बीजेपी को मिली थी। तो ये मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा प्रदर्शन था कांग्रेस पार्टी का और अगर मैं इनको असेंबली वाइज़ बात करूँ तो 46 सीट्स पे आउट ऑफ 90 कांग्रेस जीती है और 44 पे बीजेपी जीती है। और जो 2 राइट। रीजनल पार्टीज़ हैं जेजेपी जी। और जी। आईएनएलडी इंडियन नेशनल लोकदल, इन दोनों का जो वोट है वो नोटा से भी कम आया है। तो राइट। ऐसे में ये कांग्रेस के लिए एक राहत भरी खबर ज़रूर है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस की बिल्कुल आंधी चली हुई है। हाँ, अच्छी पोज़ीशन में कांग्रेस पार्टी है क्योंकि इसमें 10 साल की बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी है। और एक बहुत बड़ा इश्यू ये है कि मैंने पहली बार बीजेपी की लीडरशिप, जो सेंट्रल लीडरशिप है, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का जो एक डर होता था
जिसकी टिकट कट जाए वो चू नहीं करता था, कुछ बोलता नहीं था। जी, लेकिन ये 240 सीट जो आई है ना, उसके बाद से आप देखिए हरियाणा की हर सीट में बगावत हो रही है। कोई टिकट वापस कर रहा है, कोई रो रहा है, कोई धमकी दे रहा है, कोई कह रहा है कि अगर आपने मुझे टिकट दिया मैं कांग्रेस पार्टी से ले आऊंगा। तो ऐसी बगावत मैंने पहली बार देखी है कि सेंट्रल लीडरशिप का ख्याल ना रखते हुए बीजेपी में बहुत भारी, बहुत भयंकर बगावत हो रही है। तो ये मुझे लगता ओके, है एक बड़ा चैलेंज है बीजेपी के लिए। आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक सिटिंग जिनको टिकट दिया गया था, एक व्यक्ति जिनको टिकट दिया गया था, उन्होंने अपनी टिकट को वापस कर दिया। और आप देखिए एक और चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है, बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया था। लेकिन ओके, अभी कुछ देर पहले जो लिस्ट आई है, उसमें इन्होंने मेरे हिसाब से 3 या 4 मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट दिया है। तो ये ओके। एक फर्क है जो मुझे लगता है कि नंबर के साथ आता है और जाता है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि सेंट्रल लीडरशिप का डर हरियाणा के बीजेपी के लोगों के सामने खत्म हो गया। सो क्या हम कह सकते हैं कि मोदी जी का जो प्रभाव है वो थोड़ा-सा कम हो गया है हरियाणा में? या तो डर? मैं वही बात बोल रहा हूँ नन्नी, डर कह लीजिए, या आँखों की शर्म कह लीजिए, इज़्ज़त कह लीजिए, उसके बहुत सारे नाम हैं, ठीक है ना? जी, इज़्ज़त कम हो गई है, आँखों की शर्म नहीं कर रहे हैं, डर नहीं रहे हैं। तो मैं इसको ऐसे कहूँगा कि जो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे आपने जिसको भी टिकट दिया और वही सांसद बन के आता था, इस जी, बार वैसी वोटिंग नहीं हुई लोकसभा चुनाव में। राइट, तो जब तक मोदी जी किसी भी एक्स वाई जेड को उठा के देश का सांसद बनाते थे, तब तक उनकी इज्जत थी, उनका डर था, उनका मान-सम्मान था। लेकिन जैसे ही वो चीज़ चली गई, मुझे लगता है उसमें भारी गिरावट आई है। नहीं तो ऐसी बगावत देखने को नहीं मिलती। पिछले 10 साल में किसी भी राज्य में जिसका भी टिकट कटा हो, कभी किसी ने बगावत नहीं करी। अब क्योंकि ये लोकसभा चुनाव के बाद पहला विधानसभा इलेक्शन हो रहा है, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में। आप देखिए जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी को टिकट अनाउंस करने के बाद वापस लेना पड़ा लिस्ट को। फिर उसको ठीक किया, फिर वापस उसको रिलीज़ किया। ऐसे ही हरियाणा में हो रहा है। तो ये बेसिकली नंबर का खेल है। ये जो आप बगावत की बात कर रहे हो, ये यहाँ गुजरात में भी हुआ था 1-2 सीटों पर लोकसभा में ये देखा गया था कि बीजेपी वाले जो कभी कुछ नहीं बोलते, किसी को भी टिकट दे दे, चुप रहते हैं, वो इस बार चुप नहीं रहे थे और कैंडिडेट्स को बदलना पड़ा था। जी। और हुँ। आतिश जी, नहीं, दूसरा एक कम से सवाल। कम नन्ही नन्ही, मैं हाँ, तो ये भी कहूँगा कि आपके गुजरात में तो चीफ मिनिस्टर से लेके और सारे मंत्री चेंज कर दिए थे, पूरी गवर्नमेंट को हटा दिया था, किसी ने चीज़ तक नहीं की एब्सोल्युटली, थी। हाँ, पूरा का पूरा वो वो मंत्रिमंडल। वो 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 300, हाँ, वो 303 का ही खेल था। जी, आप अब आज करना चाहेंगे, थोड़ा मुश्किल आएगी इसमें। सही बात है, सही बात है। और आतिश जी, आपके हिसाब से हरियाणा में जाट मतों का कितना महत्व है? बहुत महत्व है। बेसिकली बीजेपी की जो 10 साल की राजनीति रही है, वो बेसिकली जाट वर्सेस गैर जाट की रही है। जैसे उन्होंने देश में हिंदू-मुस्लिम पोलराइज़ेशन किया, जैसे जैसे झारखंड में ट्राइबल वर्सेस नॉन ट्राइबल, महाराष्ट्र में मतलब जहाँ-जहाँ, जिन-जिन स्टेट्स में जैसे पोलराइज़ कर सकते थे, वैसे किया। हरियाणा में जाट और गैर जाट में किया। किसी भी सरकार में कम से कम 28 से 30 एमएलए जो हैं, वो जाट कम्युनिटी से बन के आते हैं, अलग-अलग पार्टियों से। तो जी, जाट राजनीति का बहुत महत्व है और आज की डेट में जो बड़े जाट नेता है वो कांग्रेस के पास है। ओके, खास तौर पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, खास तौर पे जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनका जिनका जाट कम्युनिटी में काफ़ी प्रभाव है। जबकि जबकि 2 रीजनल पार्टीज़ ऐसी हैं जो जो जाट बैकग्राउंड से आती हैं। इंडियन नेशनल लोकदल आईएनएलडी, अभय सिंह चौटाला, जी, जिनके फादर ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के हाँ जी, मुख्यमंत्री रहे, चौधरी देवीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, और उसी उसी परिवार से निकली दूसरी पार्टी जेजेपी, जो दुष्यंत जी, चौटाला है, जो जो डिप्टी सीएम रहे इसी सरकार में। इन जी। दोनों का भी जो मैं कहूँगा जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो जाट कम्युनिटी है, लेकिन इस बार के चुनाव में जनता ने उन्हें वोट नहीं दिया। और मैं ये भी कहूँगा कि इस विधानसभा चुनाव में भी इन दोनों पार्टियों की क्रेडिबिलिटी ऑल टाइम लो है।
तो ओके, जी। और अदिति, कांग्रेस में खींचातानी चल रही है सीएम फेस को लेके, हुड्डा जी और शैलजा जी के बीच में खींचातानी चल रही है। सो उसके चलते क्या लगता है कि कांग्रेस को इसमें नुकसान हो सकता है? नहीं, देखिए कांग्रेस पार्टी की जो जो खींचातानी है वैसी चलती रहती है, आज से नहीं है, बहुत पुरानी है। लगभग 17 साल से मैं देख रहा हूँ। और जहाँ तक आपने चीफ मिनिस्टर की बात करी है, उसमें लगभग क्लैरिटी है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधायक दल के नेता हैं, सीएलपी के नेता हैं, और उदय भान जो उनके नजदीकी हैं, वो हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सेंट्रल लीडरशिप है कांग्रेस पार्टी की, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ है और उन्हीं के लोगों को ज्यादा टिकट दी जा रही है। अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 32 + 9 41 टिकटें बढ़ चुकी हैं, जी। 41 आउट ऑफ 90। और 41 में से मुझे लगता है कि 36 टिकटें जो हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कोटे की हैं। ओके। सिर्फ 6 टिकटें कुमारी शैलजा को मिली हैं। तो ओके। आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि क्या लीडरशिप सोच रही है, किसका कितना रेशो एब्सोल्युटली। है, क्या परसेंटेज है। उस इस जी। इन हम इन बातों से समझ लेते हैं, क्योंकि हम हमारा काम समझना है कि किसका पलड़ा भारी है। तो 41 जी। में से अगर 36 या 37 भूपेंद्र हुड्डा के पास है और 4 से 5 सीट कुमारी शैलजा के पास है, तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि क्या होने वाला है। जी। और अदिति, कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का समझौता नहीं हो पाया, उससे चुनाव पे क्या असर हो सकता है आपके हिसाब से? देखिए सबसे पहले समझिए कि आम आदमी पार्टी ने दीपक बाबरिया को, जो कि आप ही के राज्य से आते हैं, 10 सीटों की एक लिस्ट दी थी। उन जी। 10 सीटों में 2 सीटें ऐसी थी जो आम आदमी पार्टी चाहती थी कि हमें चाहिए, और 8 सीटों में से आप 4 कोई भी दे दीजिए। यानी 2 सीट चाहिए थी, 4 आप दे सकते थे, टोटल 6 सीट की मांग थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनको साथ अलायंस नहीं किया। जहां तक मेरे पास जानकारी है, कांग्रेस पार्टी ने इन बिटवीन सर्वे करा के देखा और ये पता लगाया कि आम आदमी पार्टी का कितना इम्पैक्ट हरियाणा में है। तो जो सर्वे का रिजल्ट आया है, उससे इनको अंदाजा हो गया है कि आम आदमी पार्टी ज्यादा डैमेज नहीं कर पाएगी। लेकिन ओके। कांग्रेस पार्टी अपनी लिस्ट अनाउंस नहीं कर रही है, क्योंकि उनको इस बात का भी डर है कि जो हमारे बागी हैं वो आम आदमी पार्टी में शामिल ना हो जाए और उससे हमें जी। नुकसान ना हो जाए। ओके। इसीलिए कांग्रेस पार्टी धीरे-धीरे करके, अब क्योंकि 2 दिन बचे हैं, 12th जो है वो लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन है। तो मुझे लगता राइट। है कि आज और कल में इनको मैक्सिमम सीटें अनाउंस करनी पड़ेंगी और उसके बाद ये देखना होगा कि कितने बागी आम आदमी पार्टी के पास जाते हैं। तब मैं आपको हम्म। बता पाऊँगा कि कितना इम्पैक्ट आम आदमी पार्टी का है। जी। और सैनी जी का चीफ मिनिस्टर बनने के बाद क्या एंटी इनकम्बेंसी में कुछ फर्क पड़ा है? देखिए, सैनी जी का टेस्ट है ये विधानसभा चुनाव। जब उनके मुझे लगता नहीं इनको उतना समय मिला है कि हम ये कह सकें कि वो कुछ प्रभाव डाल सकते थे, क्योंकि किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को परफॉर्म करना होता है। अभी तो वो मनोहर लाल खट्टर की जो एंटी इनकम्बेंसी थी, उसको लेके चल रहे थे। अब मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि वो वोट किसे माँगेंगे? अपने हम्म। टेन्योर पे, जो लास्ट 3-4 महीने का टेन्योर उनका है, उस पे वोट माँगेंगे या मनोहर लाल खट्टर के नाम से वोट माँगेंगे? ये मुझे देखना है अभी। लेकिन आपको याद है पंजाब में क्या हुआ था चिरंजीव सिंह चन्नी के साथ? जी। पंजाब में कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटा के चिरंजीव सिंह चन्नी को बनाया था, जी। और चन्नी साहब की जो उनकी लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी का जो हाल हुआ था, कहीं वैसा ही हरियाणा में ना हो जाए। तो अगर हो जाए ओके। तो आप आश्चर्य मत करना। ओके। और अध्यक्ष जी, बहुजन समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद पार्टी के आने से, मतलब चुनाव लड़ने से, क्या दलित मतों का बंटवारा होगा? देखिए, राजनीति में किसी बात को नकार नहीं सकते, लेकिन मैं आपको एक डाटा दे देता हूँ। पिछले 20 साल से कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष दलित है और विधायक दल का नेता जाट है। तो जी। कांग्रेस पार्टी का जो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो 2 कम्युनिटी के पास है, वो है जाट और दलित। उस दलित और ऊपर से लोकसभा चुनाव में संविधान का मुद्दा आ गया, जिसपे पूरे देश का दलित एकजुट हुआ और उसने कांग्रेस पार्टी को वोट किया और उसके अलाइज को वोट किया।
तो अब उस उस इम्पैक्ट को खत्म करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए बहुजन समाजवादी पार्टी का मतलब मायावती का जो समझौता हुआ है, वो हुआ है इंडियन नेशनल लोकदल के साथ, और ओके। चंद्रशेखर का हुआ है जेजेपी के जी। साथ। तो इसमें इसमें इसकी इसकी मंशा एक ही है कि कांग्रेस का दलित वोट तोड़ा जाए। लेकिन ओके। मेरी जानकारी ये कहती है कि ये समझौता करवाया गया है, किसी ने ओके। करवाया है, किसी ने दिल्ली से करवाया है। ओके। लेकिन ये इसका कितना इम्पैक्ट होगा, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। जी। मोदी जी की अपनी बात हुई, वैसे मोदी जी की पॉपुलैरिटी थोड़ी-सी गिरी हुई लगती है, घटी हुई लगती है। लेकिन क्या हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का अभी भी प्रभाव है हरियाणा में? देखिए मुझे लगता है इसका ज़्यादा प्रभाव लोकसभा चुनाव में था, जितना भी था, 1% था अ, या 100% था, मैं उस पे जाना नहीं चाहता। और जब विधानसभा चुनाव होता है, उसके इश्यूज़ अलग होते हैं। जी। वो कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज़ वो सीट वाइज़ होता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज़ होता है, असेंबली वाइज़ होता है, जातिगत समीकरण होते हैं, लोकल इश्यूज़ होते हैं। अब कई सारी सीट ऐसी हैं बीजेपी की, जहाँ इन्होंने किसी को बाहर से लाके टिकट दे दिया, और जो बीजेपी कार्यकर्ता वहाँ 10 साल से संघर्ष कर रहे थे, अब वो उसके खिलाफ हो गए हैं। तो अब उसमें राष्ट्रवाद क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता राष्ट्रवाद। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि आपने जो दूसरी पार्टी के लोग आए हैं, आपने उनको टिकट दे दिया, आपने जो अपने कार्यकर्ता थे, जो अपने नेता थे, जो 10 साल में डेवलप हुए हैं, जो पुराने हैं, आपने उनको मौका नहीं दिया। तो मुझे जी। लगता है ये सबसे बड़ी चुनौती है बीजेपी के सामने। सो बेसिकली हरियाणा का वोटर वो लोकसभा में अलग मुद्दों पे वोटिंग करता है और विधानसभा चुनाव में अलग मुद्दों पे वोटिंग करते हैं। नन्ही नन्ही अगर मैं गुजरात को छोड़ दूँ, जी। जो आपका अपना होम स्टेट है, इसके अलावा यस। ज़्यादातर राज्यों में सरपंच का चुनाव अलग मुद्दे पे होता है, जी। विधानसभा चुनाव अलग मुद्दे पे होता है, और लोकसभा चुनाव अलग मुद्दे पे होता है। जी। और मुझे लगता है 10 साल की एज थी राष्ट्रवाद की, वो खत्म करेक्ट। हो गया है। कोई सीम्स भी, सो। किसी भी, कोई भी, चाहे 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 कोई भी फैक्टर या कोई भी एक्सपेरिमेंट कोई भी पार्टी करेगी ना, उसकी एक एज होती है। हुँ। वो 10 साल से ज़्यादा चल नहीं पाता, लोग फेड अप हो जाते हैं। लोग हो जाते हैं, यार हो गया, बहुत हो गया यार, थक गए इससे अब। ओके। तो मुझे लगता है उसकी एक्सपायरी हो गई है। ओके। अब चेंज करना पड़ेगा बीजेपी को। जी। और अग्निवीर वाला इश्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है हरियाणा में, और स्टेट गवर्नमेंट ने अग्निवीर के लिए थोड़ा-सा रिज़र्वेशन भी रखा है। सो क्या लोगों का गुस्सा कम हो गया है उसके बाद कि बरकरार है? देखिए, पहले ये समझिए कि अग्निवीर का इश्यू इतना महत्वपूर्ण क्यों है हरियाणा में। हरियाणा में हर घर में या हर दूसरे घर में आप देखेंगे, एक व्यक्ति फ़ौज में है। जी। तो इसलिए जब आप सुबह किसी गाँव के बाहर जाएँगी अर्ली मॉर्निंग 5 बजे के आस-पास, तो आपको गाँव के युवा लड़के आपको दौड़ते हुए मिलेंगे। जी। क्यों? क्योंकि उनको फ़ौज में भर्ती होना होता है। जी। वो अपनी ट्रेनिंग करते हैं, एक्सरसाइज़ करते हैं, मतलब जो भी रिक्वायरमेंट है वो सब करते हैं। तो एक 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 राष्ट्रवाद जो है ना, वो मुझे लगता है कि हर गाँव में है, हर युवा में है। तो इसका नुकसान इनको लोकसभा चुनाव में भी हुआ, लेकिन ये लोग मानने के लिए राज़ी नहीं हैं। अभी भी उसमें इन्होंने कुछ ठीक करने की कोशिश नहीं की है, तो ये भी नहीं मान रहे कि हाँ, ये गलती है। और ओके। जबकि जबकि मोदी सरकार ऐसी है कि वो अपनी गलतियों को तुरंत ठीक करती है, और हुँ। उसको ये कहने में बिल्कुल हर्ज नहीं होता कि नहीं ये हमारी गलती थी, इसको हमने ठीक कर लिया, कोई बात नहीं। लेकिन अग्निवीर के इश्यू पे क्या ऐसा अटका हुआ है कि बीजेपी इसको ठीक करने के लिए राज़ी नहीं है, ये मेरी समझ से बाहर है। ओके। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि हरियाणा में अग्निवीर का इश्यू बड़ा है, क्योंकि ओके। वो हर 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 घर में, हर दूसरे घर में एक फौजी है, तो उसका उसका बड़ा भारी इम्पैक्ट होगा। ओके। जी। और अगर मैं इसको बेरोज़गारी से जोड़ दूँ, तो आप जी। सुन के हैरान हो जाएँगी कि डंकी की सबसे बड़ी समस्या इस वक़्त हरियाणा में है। ओके। गाँव के गाँव खाली हो गए हैं, लोग लोग ज़मीन बेच-बेच के डंकी के रास्ते जाते हैं, और कई बच्चों की रास्ते में मौत हो गई है। उनकी जी। उनकी ऐसी-ऐसी खबरें बहुत सारी आई हैं इन दिनों में। तो ये सब कुछ चीज़ें जुड़ी हुई हैं बेरोज़गारी के साथ में। ओके।
हरियाणा बहुत जी, प्रोग्रेसिव और डेवलप स्टेट है। जी। पर कैपिटा इनकम बहुत हाई है लोगों की, लेकिन पिछले कुछ सालों में यहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गई है। और मुझे लगता है इसमें बहुत बड़ा रोल इस बात का भी है कि गवर्नमेंट जॉब्स में काफी गिरावट आई है। ओके। जैसे जितनी ये भर्तियां कैंसिल हो रही हैं, जितने जितने स्टूडेंट्स के टेस्ट हैं वो कैंसिल हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं। ये तो क्या ये ये कारण है? ये पेपर धीरे लीक धीरे वहाँ भी पहुँचा हुआ है? क्यों हर राज्य में यहाँ पे भी है। मॉडल स्टेट से आता है, पेपर लीक तो गुजरात से। हाँ, वो तो आपका गुजरात मॉडल है, उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। मैं टिप्पणी नहीं जी, करूंगा उसके ऊपर। लेकिन हरियाणा में भी पेपर लीक है। जी। तो ये भर्तियाँ क्यों कैंसल हो रही है? व्हाट इज़ द रीज़न? रिक्रूटमेंट्स वगैरह नहीं हो रहे हैं, क्या कारण मैंने है? मैंने कहा ना, पेपर लीक सबसे बड़ी इशू है। जी, कितना पेपर एग्जैक्ट डाटा मेरे पास नहीं है अभी, लेकिन पेपर लीक का बहुत बड़ा डाटा है जो समय समय पे, चाहे छोटी भर्ती हो चाहे बड़ी बड़ी पोस्ट के लिए भर्तियां हो, वो लीक होते रहे हैं। जिससे ये एक्चुअली हुआ क्या ना, वो बूंद बूंद डलते गई, वो घड़ा भर गया, इनको अंदाजा नहीं हुआ। जी। और बीजेपी को ये लगता रहा कि जब हमें जाट गैर जाट में वोट मिल रहा है, हमें क्या जरूरत है। और हरियाणा के लोग देते भी रहे वोट। जी। 10 साल सरकार रहेगी ना आपकी, तो तो उसका एक खामियाजा भी है कि आपको भुगतना पड़ रहा है। ओके। सो तो जाट तो वोट का इतनी। तो हाँ, अग्निवीर, डंकी, पेपर लीक, बेरोजगारी, ये सब इकट्ठे जुड़े हुए हैं। ओके। सो जाट वोट का इतना प्राधान्य महत्व होने के बावजूद भी बीजेपी नॉन जाट्स को प्रोजेक्ट कर रही है। सो क्या उससे बीजेपी को नुकसान हो सकता है क्या? नहीं, नुकसान क्यों होगा। बीजेपी तो 10 साल से इस सत्ता में इसीलिए है कि वो गैर जाट की पॉलिटिक्स कर रही थी। जी, लेकिन जितना गैर जाट की एक्सपेक्टेशन थी बीजेपी से, वो उतना पूरा नहीं कर पाई। दूसरा, मैंने कहा कि हर इशू की एक एज होती है। जाट गैर जाट भी एक्सपायर हो गया नेशनलिज्म की तरह, राष्ट्रवाद की तरह, जी, उसकी भी एक्सपायरी आ गई। जी। तो तो जो भी इन्होंने इशू चलाए कि ये हमारा एजेंडा होगा, हम जाट गैर जाट की बात करेंगे, हम हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, वो उन सब से अब जनता फेड अप हो गई है। ओके, ओके, इसीलिए बीजेपी की ये स्थिति है। ओके। आतिश जी, आखिरी सवाल ये है, आप 15 साल से ज़्यादा टाइम से कांग्रेस को कवर कर रहे हैं और पिछले लोकसभा चुनाव में आपका जो प्रेडिक्शन था सीटों को लेकर वो एकदम एक्यूरेट रहा है। आपको क्या लगता है इस बार क्या रिजल्ट आ सकता है जब अगले महीने चुनाव होते हैं हरियाणा में? देखिए, बड़ा मुश्किल होता है, आपने बड़ा टफ सवाल पूछ लिया, क्योंकि ये एक तो अभी टिकटें नहीं बटी हैं। लेकिन क्योंकि आपके दर्शक आपसे जरूर जानना चाहेंगे, मैं इतना कह सकता हूँ कि हरियाणा में कांग्रेस जो है वो पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेगी। ओके, जी। सो दैट विल बी अ स्लैप ऑन द फेस ऑफ नरेंद्र मोदी आई गेस। एक इम्पोर्टेंट राज्य ये निकल तो नहीं मैं जाना। कह सक ये तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन अभी के हालात ये कहते हैं, राजनीतिक परिस्थितियां, कि हरियाणा में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाएगी। मैं ओके। आपको इतना ही बोल सकता जी। हूँ। आदिशी, थैंक यू वाइब्स ऑफ इंडिया में जुड़ने के लिए एंड हमसे डिस्कस करने के लिए हरियाणा चुनाव के बारे में, और चुनाव से पहले एक बार वापस मिलेंगे। पक्का। थैंक यू। थैंक यू नंदनी।